बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की, अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर नंबर 1 हमने उस दिन कंप्लीट किया था। अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो हमारे पास अम्ल, क्षारक एवं लवण है, तो आज जो हम फिनिश करेंगे वो करेंगे अम्ल और क्षारक, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम लवण को फिनिश करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, अम्ल है। तो अम्ल किसे बोलते हैं और क्षारक किसे बोलते हैं, साइंटिस्ट जो हम यहां पे यूज करेंगे वो होगा आर्हेनियस। यानी अम्ल और क्षारक की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, आर्हेनियस ने दी है। तो आर्हेनियस के अनुसार जो भी पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा वो पदार्थ जो है अम्ल कहलाएगा। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं। शॉर्टहैंड तरीका क्या है देखें, मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को मैंने पानी में डाला यानी H2O। पानी में डालने के बाद इस पदार्थ ने क्या करा, H+ दिया, यानी पानी में जब ये पदार्थ टूटा, टूटने के लिए हम शब्द यूज करेंगे वियोजित। तो वियोजित का मतलब टूटना। तो कोई भी पदार्थ जब जलीय विलयन में टूटता है और H+ देता है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन है। आर्हेनियस के अनुसार जो भी पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, यानी इस पदार्थ ने जलीय विलयन में टूटकर H+ आयन दिया है तो इसका मतलब ये पदार्थ कौन हुआ, अम्ल हुआ। ध्यान रखेंगे H+ को हम क्या बोलते हैं, H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, जो भी पदार्थ जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आई होप ये अम्ल जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार की, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल के प्रकार की बात करें तो अम्ल 2 टाइप के होंगे, एक तो प्रबल होगा और एक दुर्बल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली हेडिंग वो है प्रबल अम्ल की। अब बात को समझें, मैं पहले आपको समझा देता हूं, लिखूंगा तब। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और दुर्बल का मतलब होता है वीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो प्रबल का मतलब है वो अम्ल जो सारा का सारा पानी के अंदर टूटकर H+ आयन दे दे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और जो भी अम्ल सारा का सारा नहीं टूट पा रहा है उसको हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल। इसका मतलब है प्रबल अम्ल की बात करते हैं तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। वियोजित का मतलब टूटना, वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाएगा, अब सिंपल सी बात है, टूटने के बाद क्या देगा, H+ देगा। ठीक है, तो टूटने के बाद अगर H+ देगा तो अम्ल जो है वो लगभग सारा का सारा टूटना चाहिए। अगर अम्ल सारा का सारा टूटकर H+ आयन दे रहा है तो इसका मतलब वो कौन होगा, प्रबल अम्ल होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी उदाहरण हमारे पास क्या क्या है, जैसे HCl है, जैसे HNO3 है, जैसे H2SO4 है आदि। तो फिलहाल हमारे पास ये जो HCl, HNO3 और H2SO4 है ये फेमस अम्ल है तीनों के तीनों। मैं इन तीनों के यहां पे नाम लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो जो आपके पास HCl है इसको हम बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकंड हम बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तीसरा है H2SO4, तो इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो इन तीनों का ध्यान रखेंगे। HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सोचने वाली बात है, इन तीनों के नाम में क्या है? अम्ल आ रहा है, और अम्ल आ रहा है इसका मतलब ये पानी में टूटकर H+ देंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है। स्टार्ट हम करते हैं। पहला हो गया HCl। इस HCl को मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद ये टूटेगा किसमें? H+ में। अब यहां पे देखें, H अगर प्लस में टूटेगा तो बगल में कौन है? Cl। हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, पहला हमेशा प्लस होता है, दूसरा हमेशा माइनस होता है। तो HCl जब पानी में टूटेगा तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा H+ और साथ में क्या बनेगा? Cl-। अब इस HCl में पानी में H+ दिया है, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। दूसरी बात आपको ध्यान करनी क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के लिए तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, अगर आपके पास प्रबल का केस होगा और एक आपके पास कौन सा केस होगा? दुर्बल का केस होगा, तो दो केस आपके पास हैं। प्रबल में आप एक तीर का यूज करोगे और दुर्बल में आप दो तीर का यूज करोगे। ध्यान रखना, ये एक तीर बताता है जितना भी अभिकारक आपने लिया है वो सारा का सारा उत्पाद में चेंज हो गया है। ये दो तीर बताते हैं कि कुछ टूटा है और कुछ बचा है, यानी रिएक्शन आगे भी चल रही है और पीछे भी चल रही है, यानी पदार्थ जो है वो सारा का सारा टूट नहीं रहा है। इसलिए हम प्रबल वाले में एक तीर का यूज करते हैं और दुर्बल वाले में दो तीर का यूज करते हैं। ध्यान रखना, तो मैंने यहाँ पे एक तीर का यूज किया है, इसका मतलब HCl जो है वो कौन है? प्रबल अम्ल है। दूसरी बात हम बात करें तो यह है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। इस HNO3 को भी डाल देंगे पानी में, तो पानी में डालने के बाद ये टूटेगा किसमें? H+ है, तो ये H+ के रूप में टूटा, बाकी सारे पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया NO3-। तीसरी हम बात करते हैं H2SO4 की, तो ये हो गया हमारे पास H2SO4, इसको भी हमने डाल दिया पानी में। अब यहाँ पे H+ में ये टूटेगा तो H+ तो ये रहा, H कितने हैं? 2, तो इसका मतलब है इसके आगे हम लगा देंगे 2। अब एक सोचने वाली बात है, एक H पे +1 है, तो H मेरे पास कितने हैं? 2, तो टोटल प्लस कितना हो गया? 2। इसका मतलब इस पूरे पे कितना जाएगा? -2 जाएगा। ये आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में, इसको सल्फेट बोलते थे, और सल्फेट में SO4 पे -2 चार्ज होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है वो देख लें। तो HCl, HNO3 और H2SO4 पानी में ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद तीनों ने H+ दिया है, तो तीनों का तीनों अम्ल हैं, और एक तीर से हमें यह पता चलता है कि जो अम्ल है वो कैसा है? प्रबल है। तो हमने ये जो फिलहाल अभी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है, देख, तो अब मैं इस सारे को हटा देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं दुर्बल अम्ल के ऊपर। देख, तो सेकंड हमारे पास हो गया दुर्बल अम्ल। तो अभी आपने पढ़ा कि जो प्रबल अम्ल होगा वो सारा का सारा टूटेगा, इसका मतलब जो दुर्बल वाला केस होगा वो कुछ टूटेगा कुछ बचेगा, जैसा हमने यहां देखा। इसका मतलब है संपूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। तो यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से नहीं वियोजित होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी दुर्बल अम्ल क्या होंगे? जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, थोड़ा बहुत ही टूटेंगे, और इनके लिए यूज करेंगे किसका? 2 तीर का यूज करेंगे। कुछ टूटा है कुछ बचा है, ऐसे। एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास क्या क्या है? जैसे हमारे पास है CH3 COOH, जैसे HCN आदि। अब ये फेमस है, हालांकि आपको पता होगा CH3 COOH को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो सिरका है, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ये हम पढ़ते हुए सुनते हुए आए हैं। तो आज हम देखते हैं एसिटिक अम्ल, क्योंकि दुर्बल में आ रहा है तो तीर कितना आएंगे? 2 आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास एसिटिक अम्ल, 2 तीर लगा दिए, ये हो गया पानी। और 2 तीर से हमें पता चल रहा है कुछ टूटेगा कुछ बचेगा, यानी दुर्बल है। अब यहां पे देखें, ये रहा H, तो यहां से H+ तो बाहर हो गया, प्लस
ये H के बराबर में कौन है? O। इसका मतलब अगर H प्लस यहां से बाहर हुआ है तो माइनस का जो चार्ज है वो इस O के पास आएगा, तो CH3COO माइनस हो जाएगा। किसी के मन में अगर डाउट हो कि भाई पहला हमेशा प्लस होता है दूसरा हमेशा माइनस होता है, यहां पे हमने पहले माइनस लिख दिया पहले प्लस लिख दिया, उसकी वजह ये थी कि यहां पे लास्ट में प्लस वाला दिया था इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया, माइनस वाला पहले दिया था इसलिए माइनस वाला पहले लिख दिया। मैं इसको H प्लस और CH3COO माइनस भी लिख सकता हूं, वो अपनी इच्छा होती है। इसको हम बोलते हैं एसीटेट, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। तो ध्यान रखेंगे सिरके की जो स्मेल होती है यानी सिरके के अंदर जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और सिरके की जो गंध की हम बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखना कि सिरके की जो स्मेल है वो एसिटिक अम्ल की वजह से नहीं होती। एसिटिक अम्ल जब टूटता है तो क्या बनता है? एसीटेट आयन बनता है। तो एसीटेट आयन की वजह से सिरके जैसी स्मेल आती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारे पास है जैसे HCl, तो HCl भी क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो ये भी टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। और 2-3 हमें ये बता रहे हैं कि जो HCl है वो दुर्बल अम्ल है। तो आई होप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अम्ल के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट हैंड में पढ़ रहे हैं। याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें हो रही हैं। ये नहीं है कि आपको सारी चीजें क्या है रटनी पड़ रही हैं, तो रटना नहीं है, शॉर्ट हैंड में बोलता हूं। देखें, अम्ल कौन है? जो पानी में टूटकर H प्लस दे। अम्ल कितने टाइप के? 2 टाइप के, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब जो पूर्ण रूप से टूटे, दुर्बल का मतलब जो पूर्ण रूप से ना टूटे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गुण की। तो गुण नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं अम्ल की, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टेपन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नींबू है, हमारे पास संतरा है, हमारे पास आंवला है। जो भी चीज खट्टी होती है उसके अंदर क्या मौजूद होगा? अम्ल मौजूद होगा, ध्यान रखना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जल में टूटकर या फिर मैं लिख देता हूं वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं। तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि यही क्या है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी तो ये कहती है जो पदार्थ पानी में टूटकर यानी वियोजित होकर H प्लस आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। तो ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये बेसिकली डेफिनेशन ही है। तीसरी हम बात करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब बात समझिए, हमारे पास जो पेपर होते हैं यानी लिटमस पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, एक तो नीला होता है और एक लाल होता है। ठीक है, लिटमस जो पेपर हमारे पास कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा, एक तो नीला होगा और एक लाल होगा। अब मान के चलो कि मैं आपसे बोलूं भाई आपके पास 2 बर्तन हैं, इन दोनों बर्तन में से एक में अम्ल पड़ा है और एक में अम्ल नहीं है। तो मान लेते हैं कि मैंने नीला लिटमस पेपर इसमें डाला और इसमें डाला। जब दोनों में मैं ऐड करता हूं तो ये वाला लिटमस पेपर जो है नीले से लाल में चेंज हो जाता है, नीले से लाल में चेंज हो जाता है। यहां पे इस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रंग नीला था वो नीला का नीला ही रहता है। तो इसका मतलब है इस वाले बर्तन में जैसे मैं नीला लिटमस पेपर डालता हूं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इसका मतलब है इस वाले बर्तन में अम्ल रखा हुआ है। तो अम्ल की पहचान हम किससे कर रहे हैं? नीले लिटमस पेपर से कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिस भी बीकर में यानी पात्र यानी बर्तन में अम्ल रखा होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? नीला लिटमस पेपर यूज करेंगे। अगर नीले का रंग क्या हो जाए? लाल, तो हम समझ जाएंगे कि इस बर्तन में अम्ल पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? अम्ल के गुण हो गए। अब हम बात करते हैं कि अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या होंगी। ठीक है, यानी अम्ल किस किस के साथ क्रिया करेगा, क्या क्या बनेगा। तो हेडिंग हमारे पास हो गई है अम्ल की अभिक्रियाएं। आप ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो,
अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसका मतलब क्या है, सुने। इसका मतलब यह है अम्ल किस किस के साथ क्रिया करेगा और क्या क्या चीजें बनेंगी वो हम पढ़ने वाले हैं। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट हैंड वे में पढ़ रहे हैं, ट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना आए और हमें चीजों को रटना ना पड़े। जैसे पहले मैं आपसे बोलूं धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं अम्ल की क्रिया किसके साथ करना चाहता हूं, धातु के साथ करना चाहता हूं। तो यहां पे ट्रिक क्या है, देखें। ट्रिक यह है कि मैंने अम्ल लिया प्लस इसकी क्रिया मैं किसके साथ कर रहा हूं, धातु के साथ। तो जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ करूंगा तो ध्यान रखना कि एक तो लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात आती है धातु की, तो धातु कोई सा भी लो। बात आती है अम्ल की, तो अम्ल कोई सा भी लो। जब भी अम्ल की क्रिया तुम धातु के साथ करोगे तो हमेशा लवण और H2 ही बनेगा, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लेते हैं मेरे पास अम्ल है HCl प्लस धातु मान लो मेरे पास है जिंक, ठीक है। तो क्या बनेगा, लवण और H2 बनेगा। तो रिएक्शन तुम्हें कैसे याद करनी है, सबसे पहला काम है H2 बना देंगे। इसके बाद जो भी चीज बच जाएगी वो कौन होगा, लवण होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है, ज्यादा ही आपको रखने वाला क्वेश्चन में जाना नहीं है। आपको सिर्फ क्या चीज समझने की, ऐसी क्या लाइन याद करो जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाए। तो मुझे ये पॉइंट याद करना है, जब भी किसी अम्ल की किसी धातु के साथ क्रिया करूंगा तो लवण और H2 बनेगा। तो पहला काम क्या है, हमने अम्ल लिया, धातु लिया, H2 बना दिया, जो बच जाएगा उसको हम जोड़ देंगे, वो कौन होगा, लवण होगा। चलो देखें, यहां पर जब मैंने H2 बनाया तो कितने H है, यहां एक है, इसका मतलब इसके आगे 2 करना पड़ेगा, बैलेंसिंग में हम सीख चुके हैं। तो H2 तो बाहर हो गया, बचा क्या, एक बचा Zn और Cl बचे 2। तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। एक Zn हो गया और 2 Cl हो गए। इसका मतलब ये कौन हुआ, ये हुआ लवण। ऐसा नहीं है कि HCl ही आपको यूज करना है, आप अम्ल दूसरा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है H2SO4 प्लस Zn हो गया। आप धातु को भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिंक ही लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है H2 बनाएंगे। इसके बाद H2 और H2 तो बैलेंस हो गया, 2 H यहां है, 2 H यहां है, बचा क्या, एक Zn और एक SO4। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम क्या आ जाएगा, जिंक क्लोराइड। इसका मतलब है दोनों के दोनों कौन है, ये लवण है। तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया हो कि करना क्या है, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है आपका कि आपको अम्ल की क्रिया किसके साथ करानी है। तो हम करा रहे हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ। तो ये हेडिंग बहुत लंबी हो गई। तो किसके साथ कर रहे हैं, एक तो अम्ल की क्रिया हम करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ और एक अम्ल की क्रिया करेंगे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। पहली बात यह है, ट्रिक क्या है, जैसे हमने ट्रिक यहां पे लिखी है कि अम्ल की क्रिया धातु के साथ करेंगे तो लवण और H2 बनेगा। तो इनके साथ क्या होगा, देखें। तो ये हमारे पास हो गया अम्ल। इस अम्ल की क्रिया में करना चाहता हूं धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा, एक बनेगा लवण, एक बनेगा पानी और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे बस, जैसे हमने यहां पे याद किया है। अगर ये समझ में आ गया जैसे हमने यहां पढ़ा है तो इसका मतलब है रिएक्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखें जैसे अम्ल की बात करें तो अम्ल मान लो मेरे पास है HCl प्लस धातु कार्बोनेट, जैसे मान लो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर से हमने क्या ले लिया, अम्ल जैसे HCl प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जैसे NaHCO3, इसका नाम क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन बीच में होता है तो हम इस H को जो है बाई बोलते हैं, बाई।
इस H को हम क्या बोलते हैं, बाई। तो इसके दो नाम हो गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। अब जब अम्ल की क्रिया हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, लवण जल और CO2, लवण जल और CO2। तो सबसे पहला काम वो ये जैसा हमने यहां किया था, सबसे पहले हम जल बना देंगे प्लस CO2 बना देंगे, नीचे भी सबसे पहले जल बना देंगे प्लस CO2 बना देंगे, जो बच जाएगा उसको हम जोड़ लेंगे, वो हमारा लवण हो जाएगा। तो देखें यहां H1 है, यहां H2 है, इससे मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पे 2 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, तो 2H और यहां से एक O, H2 बाहर, 2H और यहां से एक O, H2O बाहर, यहां बचा CO2, तो CO2 बाहर, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, 2 Na बचे, 2 Cl बचे, तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, 2NaCl बन गया। ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक का सूत्र बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, और ये कौन है, लवण है। अब आ जाते हैं नीचे, देखें नीचे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जल और CO2 को हमने बाहर किया। अब पहले H को देख लेते हैं बैलेंस, H एक ये रहा, 2 पहले से बैलेंस है, जबकि यहां पे हमको 2 करना पड़ा था, तो एक H ये और एक को यहां से बाहर हो गया H2O, CO2 भी बाहर हो गया। अब बचा क्या, Na बचा और Cl बचा, दोनों एक एक बचे हैं, तो सिंपल क्या बन जाएगा, NaCl। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही केस में लवण बन रहा है, बस यहाँ पे संख्या का अंतर आया है, बाकी H2 और CO2 सेम ही रहेगा। मैंने आपसे बोला है अम्ल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, रिएक्शन सेम रहेगी, लवण पानी और CO2 ही बनेगा। HCl की जगह हम HNO3 का भी यूज कर सकते हैं, H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास रासायनिक गुण यानी जो अभिक्रियाएं हैं अम्ल की, वो कितनी आ गई हैं, 2। चलो मैं इन सबको रफ कर रहा हूं, आप पॉज करके साथ साथ में जो है नोट्स बना सकते हो, ये ध्यान रखना, और बहुत इजी वे में हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तीसरा बात देखें, तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो अम्ल की क्रिया किसके साथ करानी है, तो अम्ल की क्रिया करा रहे हैं धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। तो धातु ऑक्साइड की बात करते हैं तो फिलहाल हमारे पास अम्ल ये हो गया, प्लस किसके साथ क्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। अब क्या बनेगा, तो बनेगा एक तो लवण। अम्ल की बात करेंगे, देखो अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या क्या है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं बस वो बन जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। यानी अम्ल की क्रिया जब हम धातु ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। और फिर से वही सेम कहानी, सबसे पहले जल बनाएंगे, बाकी जो बच जाएगा उसको हम जोड़ लेंगे। तो मान लेते हैं अम्ल मेरे पास फिर से कौन हो गया, HCl। धातु ऑक्साइड जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जरूरी नहीं कि कैल्शियम लो, सोडियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है पानी बनाएंगे, पानी यानी H2O बन गया, ठीक है। अब देखेंगे H1 है, यहां 2 है, तो पहले इसको बैलेंस कर दिया, H2 हो गए, यहां पे H2 हो गए। ऑक्सीजन 1 है, इसके साथ आ गई, तो H2O तो बाहर हो गया, बचा क्या, Ca बचा, और 2 बचे Cl, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसी तरीके से अम्ल को चेंज करते रहेंगे, धातु ऑक्साइड को चेंज करते रहेंगे, तो अलग अलग टाइप के लवण बनते जाएंगे। तो ये हमने कॉमन पढ़ा कि क्या लेंगे और क्या बनेगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। चौथा जो पॉइंट होता है वो हम पढ़ेंगे क्षारक के साथ, क्योंकि अभी क्षारक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस तीसरे पॉइंट को यहां तक ही फिनिश करता हूं। तो फिलहाल ये जो अम्ल आपने पढ़ा है, तो अम्ल जो हो गया पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब बात करते हैं किसकी, क्षारक की। देखें क्षारक की बात करते हैं, तो जिस तरीके से तुमने अम्ल पढ़ा है उसी तरीके से क्या पढ़ेंगे हम, क्षारक। क्षारक का मतलब होता है वो पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पदार्थ है, या मैं इसको यहीं कर लेता हूं, मेरे पास ये पदार्थ है, इस पदार्थ को मैंने किसमें किया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद इस पदार्थ में OH-, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल
आयन, कभी कभी हम इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल देते हैं, इसका ध्यान रखना, दोनों बातें सेम है, हाइड्रोक्सिल बोलो या हाइड्रोक्साइड बोलो। तो जो भी पदार्थ पानी में टूटकर क्या दे, OH माइनस आयन दे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जिस तरीके से तुमने अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी, सेम हमने क्षारक की भी पढ़ ली। अम्ल का मतलब जो पानी में टूटकर क्या दे, H+, और क्षारक का मतलब जो पानी में टूटकर क्या दे, OH-। तो जो H+ देते हैं वो अम्ल, जो OH- देते हैं वो क्षार होते हैं। याद करने का तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं क्षारक के प्रकार की। क्षारक के प्रकार, तो क्षारक के प्रकार भी सेम वैसी है जैसे हमने अम्ल के पढ़े हैं, यानी प्रबल और दुर्बल। डेफिनेशन ये मान के चलो लगभग लगभग सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम आएगी। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या करेंगे, H+ की जगह OH-, H+ की जगह OH- कर देंगे, तो डेफिनेशन दोनों की सेम बैठ जाएगी। इसलिए मैंने बोला है कि रटना नहीं है। तो क्षारक के प्रकार की बात करते तो पहला हो गया हमारे पास प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक कौन होंगे, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। बहुत सिंपल ही डेफिनेशन है, जिस तरीके से हमने अम्ल की याद करी सेम उस तरीके से वो क्षारक की याद करिए बस। बाकी इस ज्यादा जो है लॉन्ग वे में आपको पढ़ना नहीं है कि लॉन्ग मेथड क्या है, ये मेथड क्या है, डेफिनेशन 4 लाइन में है या 2 लाइन में है। सिंपल जो आपने अम्ल की पढ़ ली तो H+ की जगह OH- ही करना है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रबल क्षारक की बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मेरे पास है NaOH, जैसे मेरे पास है KOH आदि, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कौन है, प्रबल क्षारक है। तो प्रबल है तो कितने तीर आएंगे, एक तीर आएगा। तो ये हो गया मेरे पास NaOH, एक तीर, ये हो गया पानी NaOH। अब OH पे सिंपल सी बात है, माइनस का एक चार्ज होता है, तो Na पे कितना होगा, प्लस का एक चार्ज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na+ और OH-। और सब पढ़ चुके हैं, अगर पहला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां पे मैंने चार्ज बताए हैं कि चार्ज निकालते कैसे हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास हो गया KOH, ये भी सेम ऐसे ही टूटेगा, K+ और OH- में टूट जाएगा। दोनों ने OH- दिया, इसका मतलब क्षार तो है, और एक तीर से समझ में आता है कि ये प्रबल क्षारक है। अब बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड हमारे पास हो गया दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक डेफिनेशन सेम यूज करेंगे जैसे हमने अम्ल की यूज करी है, H+ की जगह क्या कर देंगे, OH-। यानी वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ये वाले क्षारक क्या होगा, जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे, और पूर्ण रूप से अगर नहीं टूट रहे तो OH- भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे। तो कितने तीर आएंगे, 2 तीर आएंगे। जैसे बात करता हूं उदाहरण के लिए, हमारे पास है NH4OH, तो NH4OH का नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम, ये ध्यान रखेंगे। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, NH4OH को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये दुर्बल है तो कितने तीर आएंगे, 2 तीर आएंगे। ये पानी हो गया है, तो NH4OH, OH पे चार्ज होता है माइनस का 1, तो सिंपल सी बात है NH4 पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 1 होगा। इसका मतलब ये जो बना है NH4+, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। इसी का ध्यान रखें। तो ये हमारे पास हुआ प्रबल क्षारक, ये हमारे पास हुआ दुर्बल क्षारक। अब बात करते हैं क्षारक के गुण की, और उसके बाद उसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या होंगी, फिर वो देख लेते हैं। फिलहाल मैं सबको रफ कर देता हूं, आप पॉज करके साथ साथ में नोट्स या एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देख लें, उसके बाद इसके जो भी नोट्स वगैरह है वो बना लेना। चलो देखें, बात करते हैं सबसे पहले गुण की। पहला पॉइंट, तो अम्ल जो थे वो स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे। तो क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे
व तीखे होते हैं, कड़वे व तीखे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे सबने करेला खाया होगा, तो करेला स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका मतलब करेले के अंदर कौन होता है? क्षारक उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं। तो ये तो डेफिनेशन ही हो गई, जैसे अम्ल की हमने पढ़ी थी। अम्ल कौन होते हैं? जो जल में टूटकर H+ देते हैं, और क्षारक कौन होते हैं? जो जल में टूटकर OH माइनस आयन देते हैं। तो डेफिनेशन ही है। तीसरा यह है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये अम्ल का क्या हुआ? अम्ल का ये उल्टा हो गया। अम्ल वाले क्या करते थे? अम्ल वाले नीले को लाल में चेंज करते थे, और क्षारक कौन होते हैं? ये लाल वाले को नीले में चेंज कर देते हैं। सेम पैटर्न देखें, फिर से हमने 2 बर्तन ले लिए। इन दोनों बर्तन में मान लेते हैं एक में पानी है और एक में क्षारक है। सपोज करो मैंने लाल लिटमस पेपर इसमें डाल दिया, इस वाले में, और लाल का जो कलर है वो क्या हो गया है? नीला हो गया है। इसका मतलब इस वाले बर्तन में कौन होगा? क्षारक होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और इसको पेपर को इसमें डालता हूं, कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्षारक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो भी लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया हो तो इसका मतलब है उस पात्र या बर्तन के अंदर क्षारक उपस्थित होगा। तो ये गुण हो गए किसके? क्षारक के। अब बात करते हैं क्षारक की अभिक्रियाएं। या बोल सकते हैं क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी क्षारक अब किस किस के साथ क्रिया करेगा और क्या क्या बनेगा। तो जैसे तुमने अम्ल का पढ़ा है, अगर आपने अम्ल का पढ़ा है और याद भी कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि क्षारक की रिएक्शन याद करने में आपको कोई दिक्कत आएगी, या गुण में कोई दिक्कत आएगी, या डेफिनेशन में कोई दिक्कत आएगी। पहली रिएक्शन सेम है, धातु के साथ क्रिया। तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अम्ल की क्रिया जब हम किसके साथ करते हैं? धातु के साथ, तो लवण और H2 बनता है। सेम है, यानी हमने क्या लिया? क्षारक प्लस क्या ले लिया? धातु। तो क्या बनेगा? लवण प्लस H2 बनेगा। ये हमें याद करना है बस। देखें, क्षारक जैसा हमारे पास हो गया NaOH प्लस धातु मान लेते मेरे पास जिंक है। तो सबसे पहला काम क्या है? H2 बना देंगे, बाकी जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे, वो लवण हो जाएगा। अब H तो यहाँ 1 है, यहाँ H2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो H2 तो बाहर हो गया। अब बचा क्या? देखें, 2 तो बचे Na, तो मैंने लिख दिया Na2। Zn बचा 1, तो Zn। इसके बाद ऑक्सीजन कितने बचे? 2, तो O2। तो ये बन गया Na2ZnO2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि इसका नाम फेमस है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो इस नाम से ये रिएक्शन फेमस है, तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, तो अभी आपने पढ़ा था कि हमने जो है धातु के साथ क्रिया करी है, और हमने एक क्रिया कराई थी धातु ऑक्साइड के साथ। यहां यूज करेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो यहां पे आपको धातु ऑक्साइड नहीं लेना है, क्या लेना है? अधातु, यानी अधात्विक ऑक्साइड लेना है। तो अधात्विक में जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कौन होता है? अधातु होता है, इसलिए हम इसको अधात्विक ऑक्साइड बोल सकते हैं। रिएक्शन हम किसकी करेंगे? क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो अधात्विक ऑक्साइड तो ये हो गया। क्षारक मान लेते हैं मेरे पास है NaOH। ठीक है। अब यहां क्या क्या बनेगा वो आपको देखना है। देखो, यहां हमने जब लिखा क्षारक की क्रिया धातु के साथ करेंगे तो ये बनेगा। अब यहां पे क्षारक की क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा। ठीक है। अब जो लवण और जल बनेगा, या मान लो लवण और H2 बनेगा, वो रिएक्शन को भी देख के आप चेक कर सकते हो कि जो हम लिख रहे हैं वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा।
देखें, सबसे पहला काम क्या है, NaOH के आगे हम कर रहे हैं 2, NaOH के आगे हम 2 कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैंने लिखा है उससे ही देख लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। बाकी मुझे तो पता है कि यहाँ पे 2 आना है। फिलहाल देखें, सबसे पहला काम क्या है, H2O बना देंगे, तो ये हो गया H2O। बच्चा कुचा कौन होगा, लवण होगा। देखें, अब H यहाँ 1 है, इसलिए मैंने क्या करा था, आगे 2 किया था, ताकि याद करने में दिक्कत ना है कि 2 या 3 लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस वाले पार्ट को जो मैं बॉक्स में कर रहा हूं, इनसे हमें पता लग जाता है, एक आइडिया आ जाता है कि हमें कब कितनी संख्या लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने H कर दिया 2, तो H2O तो बाहर आ गया। अब देखें यहाँ H कितने हैं, 2, O कितने हैं, 2, तो 2H और 1 O तो बाहर आ गया। बचा क्या, देखें Na बचे 2, Na2, CO2 बाकी है पूरा का पूरा, और यहां 2 O में से 1 O तो चले गया, 1 O बाकी है, तो CO2 और 1 O बाकी है, तो क्या लिख देंगे, CO3 लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट, इसमें कौन होगा, लवण होगा, बाकी पानी तो बाहर आ चुका है। तो अब देखें, 2 रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तीसरी जो रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हम अम्ल की एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम क्षारक पढ़ लेते हैं, तो क्षारक के साथ ही उसकी रिएक्शन होगी। यानी जो तीसरा है, क्योंकि अब क्षारक हम पढ़ चुके हैं, तो अब जो रिएक्शन है वो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें, अब जो तीसरी हेडिंग हमारे पास है, देखें, तो थर्ड हमारे पास है अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया। अब अम्ल सब पढ़ चुके हैं, क्षार भी सब पढ़ चुके हैं, तो क्षारक हमारे पास जैसे कौन हो गया, NaOH। इससे क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं HCl के साथ कर रहे हैं। तो जब अम्ल के साथ क्रिया करेंगे क्षारक की, तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया क्षारक प्लस ये हो गया अम्ल, तो क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा प्लस एक बनेगा जल। तो ये हमें याद करना है कि जब भी हम अम्ल की क्रिया किसके साथ करेंगे, क्षारक के साथ करेंगे, या क्षारक की क्रिया अम्ल के साथ करेंगे, तो लवण और जल बनेगा। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि जल बना देंगे, प्लस अब जल बनाने के लिए H कितने होने चाहिए, 2, तो एक H रहा और O चाहिए, O ये रहा, तो H2O तो बाहर हो गया। अब बचा क्या, एक Na बचा और एक Cl बचा, तो ये हो गया NaCl, यानी ये कौन हो गया, लवण हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्षारक जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब एक चीज और समझनी है कि इस अभिक्रिया को, यानी क्षारक की जब अम्ल के साथ हम क्रिया करते हैं और लवण और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये भी पेपर के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पेपर में क्या आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उसके बाद ये रिएक्शन हम लिख देंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, ये किसके बारे में हुई, ये बारे में हुई क्षारक की। तो अम्ल आपका फिनिश हो चुका है, क्षार भी आपका फिनिश हो चुका है। अच्छा, मेरे मुंह पे बार बार क्षार क्षार आ रहा है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्षारक। तो ये क्या है, देखें, इस चीज को समझना कि मेरे पास ये है क्षारक। क्षारक कौन होते हैं, जो OH माइनस देते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, OH माइनस किस में दे रहे हैं, जल में दे रहे हैं। तो जो भी पदार्थ जल में OH माइनस देगा वो कौन होगा, क्षारक होगा। अब एक बात को समझें, मैंने फिर से जल ले लिया और ये जो OH माइनस मिला, यानी इस क्षारक को जब मैंने जल में डाला और OH माइनस मिला, तो ये OH माइनस जो है, यानी जो क्षारक है, ये जल में घुलनशील है, मान लेते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में टूटकर OH माइनस दे रहे हैं, यानी ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है, तो उसको हम नाम देंगे क्षारक। बस इतना अंतर है, 2 नंबर कुछ नहीं है। क्षारक कौन होते हैं, जो जल में टूटकर OH माइनस देते हैं। अगर क्षारक जल में घुलनशील निकल गया तो उस क्षारक को हम क्षारक न बोल करके क्षार बोलेंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, क्षारक और क्षार दोनों बातें एक ही हैं, बस दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो क्षार होता है, इसका मतलब है वो क्षारक जल में घुलनशील है, तो नाम चेंज कर दिया गया है, क्षारक की जगह क्षार बोला जा रहा है।
आपको अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं हल्का सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्षारक का मतलब जो OH माइनस, क्षारक का मतलब जो OH माइनस, दोनों कंडीशन सेम है। बस दोनों में अंतर यह आ रहा है कि अगर ये क्षारक पानी में घुल गया तो फिर इसका नाम क्षारक ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। बस कितना अंतर है। अब सारे क्षार क्षारक हैं, ये तो सिंपल सी बात है। पर क्या सारे क्षारक क्षार होंगे? नहीं, ये तो क्षारक ही है। ये कौन है? ये तो क्षारक ही है। इसका मतलब सारे क्षार क्षारक हैं, परंतु सारे क्षारक क्षार नहीं है। तो ये लाइन भी आप नोट कर सकते हो, ध्यान रखना। क्षार और क्षारक दोनों बातें सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, तो क्षार होते हैं वो ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किस चीज की। अब हम बात कर लेते हैं भाई, एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं सूचक। एक टर्म आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा, अगर मुझे अम्ल की पहचान करनी है तो मैं नीला लिटमस पेपर लूंगा और पेपर का रंग लाल हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा क्षारक की पहचान करने के लिए मैं क्या लूंगा, लाल लिटमस पेपर लूंगा और वो नीला हो जाएगा। तो सूचक कौन है? सूचक ये कह रहा है, मान लो आपके पास लिटमस पेपर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसके लिए फिर हम यूज करेंगे सूचक का। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर की तरह ही कौन होता है, सूचक होता है। यानी वे पदार्थ जिनसे हमें अम्ल और क्षार की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, सूचक कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि सूचक कौन होते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, सूचक हम दो पढ़ने वाले हैं 10th के बोर्ड के हिसाब से। एक तो है फिनोल्फ्थैलीन, एक है फिनोल्फ्थैलीन और एक है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, तो ये दो हम सूचक पढ़ने वाले हैं, एक तो फिनोल्फ्थैलीन और एक मैथिल ऑरेंज। और इनसे हम पहचान करेंगे किसकी, अम्ल की और क्षार की। तो मैंने यहां पे लिख दिया अम्ल और मैंने यहां पे लिख दिया क्षार। यहां मैंने लिखा रंगहीन, यहां मैंने लिखा गुलाबी, यहां मैंने लिखा गुलाबी और यहां मैंने लिखा पीला। अब समझना, जब मैं फिनोल्फ्थैलीन को अम्ल में डालता हूं तो कलर कैसा है, रंगहीन। रंगहीन का मतलब कोई कलर नहीं आएगा, यानी कलर में कोई चेंज नहीं मिल रहा है। जब इस फिनोल्फ्थैलीन को मैं क्षार में डाल रहा हूं तो कलर कैसा आ गया, गुलाबी। गुलाबी कलर आना यह बताता है कि उस बर्तन के अंदर क्षार मौजूद है। बात समझ में आ रही होगी आपको। फिनोल्फ्थैलीन की मैंने 2-4 बूंदे किसमें डाली, अम्ल में, तो इसमें क्या हुआ, इसका कलर कैसा हो गया, रंगहीन। 2-4 बूंदे फिनोल्फ्थैलीन की मैंने क्षार में डाली तो इसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी। तो गुलाबी कलर आना यह बताता है इस बर्तन के अंदर क्षार है, और रंगहीन होने का मतलब है इस बर्तन में अम्ल है। सेम ऐसे बात करते हैं मैथिल ऑरेंज की। मैथिल ऑरेंज की 2-4 बूंदे अगर मैं अम्ल में डालता हूं तो रंग कैसा आ जाएगा, गुलाबी। गुलाबी रंग अगर आया है इसका मतलब उस बर्तन में अम्ल मौजूद है। सेम 2-4 बूंदे मैथिल ऑरेंज से अगर क्षार में डालते हैं तो रंग कैसा आ रहा है, पीला। तो पीला रंग ये बता रहा है हमें कि उस बर्तन के अंदर क्षार मौजूद है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, सूचक पढ़ते हैं। एक और चीज आती है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक का मतलब होता है कि अगर मैं बहुत सारे सूचक आपस में मिला दूं, अगर मैं बहुत सारे सूचक आपस में मिला दूं तो अब जो सूचक हमारे पास रेडी होगा, यानी जो बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक बोलते हैं। तो आई होप ये सूचक वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास अब टॉपिक है वो है पीएच के बारे में। तो ये हो गया हमारे पास पीएच। पीएच को हम बोलते हैं पोटेंज डी हाइड्रोजन, पोटेंज डी हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। या पावर ऑफ हाइड्रोजन।
अच्छा, अब बात समझिए, पीएच हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, किस लिए पढ़ना चाह रहे हैं। कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास माइंड में थोड़ी बहुत बातें आती हैं कि भाई हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसे, और इसको पढ़ के होगा क्या। तो जिस तरीके से हमने अम्ल पढ़ा, क्षारक पढ़ा, क्षार पढ़ा, सूचक पढ़ा, तो पीएच क्या है। पीएच बता रहा है कि भाई जो अम्ल है, अम्ल कौन होते हैं, जो H प्लस देते हैं। अब H प्लस कितने हैं, किसी भी विलयन के अंदर H प्लस कितने हैं, वो पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पीएच पढ़ते हैं। तो अगर ये H प्लस की संख्या को बता रहा है तो सिंपल सी बात है, पीएच जो है वो अम्ल पर लागू हो रहा है ना। भाई क्षार की हम बात करते हैं तो क्षार इसका अनुप्रयोग है, मतलब अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो मैं क्षार की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, परंतु ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, अम्ल के लिए। तो पीएच क्या बताता है, पहले हम वो पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन क्या होगी वो तो बात की बात है। देखिए, किसी विलयन में, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, सांद्रता यानी संख्या को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं, पीएच का उपयोग करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हम पीएच क्यों पढ़ रहे हैं। किसी भी विलयन के अंदर H प्लस की जो सांद्रता है, यानी हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, यानी जो संख्या है, वो पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पीएच पढ़ते हैं। अच्छा देखें, पीएच का जो फॉर्मूला है वो होता है पीएच इजिकल टू माइनस लॉग H प्लस। ये हो गया आपके पास पीएच निकालने का फॉर्मूला। डेफिनेशन मैंने अभी लिखी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन मैं अभी लिखूंगा, पर यहां पे जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से मैं डेफिनेशन बना सकता हूं। दूसरी बात, ये लॉग है, इस लॉग को हम हिंदी में बोलते हैं लघुगणक, ठीक है। इस लॉग को हम हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। अब क्योंकि लघुगणक जो है 10th के सिलेबस में मैथ में तो है नहीं, हालांकि है तो आगे भी नहीं, बट क्योंकि लॉग है नहीं तो इसका मतलब है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम 10th में नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक हम अलग सा फॉर्मूला यूज करेंगे। परंतु डेफिनेशन की बात करता हूं तो इस फॉर्मूले से ही आपको डेफिनेशन बनानी है। देखो, लॉग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुगणक। माइनस को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ब्रैकेट को हम बोलते हैं सांद्रता, और H प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। या H प्लस बोल दो, दोनों बातें सेम है। ऋणात्मक, लघुगणक, ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, और H प्लस को हम H प्लस लिखो या फिर हाइड्रोजन आयन लिख लो, दोनों बातें सेम है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, किसी विलयन में, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक, लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन हमने कैसे याद करनी है। किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास होता है H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 की पावर माइनस में जो भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पीएच बोलेंगे। 10 की घात माइनस में जो भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पीएच बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि आपको दिया गया है 10 की पावर माइनस 2 MHCl के लिए पीएच मान क्या होगा। क्वेश्चन ये दिया है, यहां पे जो M है, ये M क्या है, सांद्रता है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सांद्रता किसकी दी है, HCl की दी है। अब आपने पढ़ा कि HCl कौन होता है, अम्ल होता है। फिलहाल मैंने बोला क्योंकि लॉग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे,
किससे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला 10 की माइनस में जो भी घात होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पीएच। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी दी है? माइनस के 2। इसका मतलब पीएच जो हो गई हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे माइनस नहीं लगाएंगे। मैंने बोला है माइनस में जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पीएच बोलेंगे। तो यहाँ पे माइनस में जो वैल्यू है वो 2 है, इसका मतलब पीएच कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 10 की घात माइनस 2 की जगह दिया होता 1/10 MHCl, इसकी पीएच चाहिए। तो 1/10 को मैं लिख सकता हूं, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो 10 की घात -1 बन जाएगा, और माइनस में 1 आ रहा है तो इस केस में पीएच 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप ये पीएच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको बोला कि पीएच हम किसके लिए यूज करते हैं? H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब H+ तो भाई अम्ल के लिए यूज करते थे, तो फिर क्षार के लिए भी कुछ ना कुछ है, तो बेसिकली क्षार के लिए भी है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, फिर मैं क्षार के लिए बताता हूं क्या क्या होगा। देखें, क्षार की बात करते हैं तो हमारे पास देखें जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, क्षार कौन होते हैं? जो OH- देते हैं वो क्षार होते हैं। तो यहाँ पे पीएच की जगह लिख देंगे POH, कि OH यानी क्षार और H+ यानी अम्ल। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H+ की जगह OH माइनस आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी क्षार के लिए डेफिनेशन बन जाएगी। यानी किसी विलयन में OH- की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को POH कहते हैं। ध्यान रखना, जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी पीएच के लिए, सेम किसके लिए आ जाएगी? POH के लिए आ जाएगी। बस H+ की जगह हम OH- का यूज करेंगे। सेम यहां पे हम यूज करेंगे। H+ की जगह क्या लिख देंगे? OH- लिख देंगे, बराबर 10 की घात माइनस पीएच की जगह 10 की घात माइनस POH कर देंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न में बोलता हूं आपके पास कि प्रश्न ये है, आपको दिया गया 10 की घात -12 MnAOH के लिए POH का मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अभी इसमें लॉग आ रहा है तो जिस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा उस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी दिया? -12। तो 10 की घात माइनस में जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? POH। तो हमारा POH कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और एक और चीज सुने, पीएच और POH इन दोनों के बीच में भी संबंध होता है, यानी PH + POH इज इक्वल टू 14 होता है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, PH + POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो अब जो है इस क्वेश्चन में 10 की घात -12 MnAOH के लिए POH का मान ज्ञात करना है। मान के चलो POH ना दिया होता, पूछा जाता पीएच क्या होता है, तो मन में एक डाउट आता है कि यहाँ पे तो OH है, OH है तो क्षार है, और क्षार है तो POH पूछा जाना चाहिए था, पीएच क्यों पूछा गया है? तो इस केस में सबसे पहले तुम निकालोगे तो POH का मान ही, उस POH के मान को हम यहां पर रख देंगे। तो ये हो गया PH + POH कितना है? 12 इज इक्वल टू 14। तो PH इज इक्वल टू 14 - 12 यानी कितना आ गया? 2। तो पीएच का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब है मैं इस क्षार के लिए, यानी अगर मुझे क्षार भी दिया है तो भी मैं पीएच का मान कैलकुलेट कर सकता हूं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अम्ल दिया है फिर तुम पीएच का मान कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि NaOH क्षार होने के बावजूद भी POH की जगह इसका पीएच पूछा गया? क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि जब बात करते हैं अम्ल जैसे HCl की, या बात करते हैं क्षार यानी NaOH की, दोनों को ही तुम किस में डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो। दोनों को ही पानी में डाल रहे हो। अब दोनों को ही पानी में डालते हो तो ये टूटकर क्या देता है? H+, ये टूटकर क्या देता है? OH-। अब एक बात सोचने वाली है कि जो H2O है, यानी जो पानी है, ये खुद भी टूटता है H+ और OH- में। ये खुद भी टूटता है किसमें? H+ और OH- में। अब अगर मान लो अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल तो ये रहा, तो कहीं ना कहीं क्षार भी मौजूद है। अगर इसने क्षार की बात करते हैं, OH- दिया है, तो कहीं ना कहीं अम्ल भी है।
इसका मतलब है बोर्ड में एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई क्षार है तो क्या उसमें H+ मिलेंगे, तो अगर कोई क्षार है तो OH- देगा, पर पानी से H+ आएगा। इसका मतलब क्षारीय विलयन में H+ भी होते हैं, सेम अम्लीय विलयन में OH- भी होते हैं। तो क्यों ना, क्योंकि दोनों के दोनों पानी में ही टूटते हैं, तो पानी में H+ और OH- दोनों ही मौजूद रहते हैं। इसका मतलब है कहीं अगर अम्ल की बात कर रहे हैं तो हम क्षार का मान भी निकाल सकते हैं, और क्षार की बात कर रहे हैं तो अम्ल का मान भी निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षारीय विलयन में क्या H+ मौजूद होंगे, तो विलयन अगर क्षारीय होगा यानी OH- देगा। अब क्योंकि ये पानी में दे रहा है तो पानी में तो H+ भी होता है, इसका मतलब उसमें H+ की संख्या भी होगी। हाँ, तो क्षारीय विलयन में H+ भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। प्रश्न आपने देख लिया करने कैसे हैं। पीएच और पीओएच के बीच में संबंध क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे कि पीएच में और क्या चीज बाकी है। और पीएच खत्म होते ही आपका जो पार्ट है अम्ल और क्षारक, ये हो जाएगा खत्म, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लवण के बारे में। देखें अब जो हमारे पास है वो क्या है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, तो पैमाना का मतलब क्या है, स्केल। जैसा हमारे पास फिट्टा होता है सेम स्केल, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से लेकर 14 तक, बीच में मैं लिख देता हूं 7। अब यहां पे आपको 3 केस पढ़ने हैं। पहला केस क्या है, अगर मान के चलो मेरे पास पीएच 7 से कम आ रही है, 7 से कम आ रही है, तो तुम बोलोगे विलयन अम्लीय है। विलयन कैसा है, अम्लीय है। सेकंड हमारे पास ये है, अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा आ रहा है तो तुम बोलोगे विलयन कैसा है, क्षारीय है। और अगर तीसरी हम कंडीशन की बात करते हैं, पीएच का मान अगर 7 के बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे उदासीन है। तो ये तीनों पॉइंट की बात करते हैं तो बोर्ड के हिसाब से तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। जब पीएच का मान 7 से कम होगा तो तुम बोलोगे विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। जब विलयन का मान 7 से ज्यादा होगा तो तुम बोलोगे क्षारीय होगा, और जब पीएच मान 7 होगा तो तुम बोलोगे उदासीन होगा। अब इसका मतलब है 7 पे केस चल रहा है किसका, 7 पे केस है उदासीन का। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो जल है वो कैसा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यानी जो जल हमारे पास होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब मैंने बोला तीनों पॉइंट बोर्ड के हिसाब से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आपको ध्यान करनी हो, क्या है सुने, 7 से हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 और 0। जैसे जैसे पीएच का मान घटता जाएगा अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अम्ल तुमने 2 टाइप के पढ़े हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग है, दुर्बल का मतलब वीक है। तो जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाएगा अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, मतलब प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो पीएच जितनी कम होगी वो अम्ल उतना प्रबल होगा, ध्यान रखेंगे, वो अम्ल उतना प्रबल होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रबल अम्ल। ऐसे मैं यहां बात करता हूं 7 की, तो 7 से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। तो 8 9 10 11 12 13 और 14। तो जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ते जाएंगे क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 14 पे क्षारीय गुण क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब यहां पे हम बोलेंगे कि प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रश्न की बात करें, देखो इसमें प्रश्न ये है कि आपके पास ए है और बी है। ए के लिए पीएच का मान 2 है और बी के लिए पीएच का मान 4 है। तो इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो 4 और 2 की बात करते तो 4 ये रहा और 2 ये रहा। मैंने अभी बोला पीएच का मान जितना कम होता जाएगा उतना अम्ल प्रबल होता जाएगा। इसका मतलब है 4 और 2 में 2 इस तरफ आ रहा है यानी कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो कम है, और कम है तो इसका मतलब ये वाला अम्ल कैसा होगा, प्रबल होगा। सेम ऐसे में बात करता हूं क्षार के लिए। प्रश्न मान लो ये है कि आपके पास ए दिया है और बी दिया है। ए के लिए पीएच मान लेते हैं 11 है और बी के लिए पीएच मान लेते हैं 13 है। तो दोनों में से प्रबल क्षार कौन सा होगा, तो जैसे जैसे 7 से वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये 11 है और ये आपके पास 13 है। इसका मतलब 13 वाला प्रबल क्षार माना जाएगा। तो ये होगा प्रबल क्षार।
तो अब यहां से शॉर्ट एंड ट्रिक क्या आती है, प्रबल अम्ल वो होंगे जिनका पीएच कम से कम होगा, और प्रबल क्षार वो होंगे जिनका पीएच ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसा आपके पास दूध है तो दूध से दही बनी, पीएच मान 6 पर मान लेते हैं। तो दूध से अगर दही बनी है तो पीएच मान क्या हो गया, 6। अब मैं कह रहा हूं दूध से अगर दही बन रही है तो दही वाले केस में क्या होगा, पीएच मान 6 से ज्यादा जाएगा या पीएच मान 6 से कम जाएगा, यह हमें चेक करना है। दूध से अगर दही बनी है तो दही कैसी होती है, खट्टी होती है स्वाद में। खट्टी का मतलब, खट्टे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल कौन होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये तो पहले से 6 है, इसका मतलब है इससे भी कम हो जाएगा, पीएच मान 6 से भी कम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं दूध की, पीएच मान 6 है, दूध किसमें चेंज हो गया, दही में। दही में चेंज होने पर इसके पीएच मान में क्या चेंज आएगा, तो जब ये दूध से दही में कन्वर्ट होगा तो दही क्योंकि स्वाद में खट्टी होती है, खट्टे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्ल कौन होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। फिलहाल पीएच मान 6 दिया है तो अम्ल की वजह से पीएच मान और घटना चाहिए, इसका मतलब पीएच मान जो है वो 6 से कम हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है एक और, वो क्या है, आपके पास मान लेते हैं HCl है। HCl है सूखा हुआ, यानी आपने इसको पानी में नहीं डाला है, तो क्या सूखा हुआ HCl अम्ल है, तो आप बोलोगे ये अम्ल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक इस अम्ल को तुम पानी में डालोगे नहीं तब तक ये H+ नहीं देगा। भाई अम्ल कौन होते हैं, जो H+ दे पानी में टूट के, और जब ये पानी में नहीं पड़ा है तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, और जब ये टूटेगा नहीं तो ये H+ भी नहीं देगा। इसका मतलब सूखा हुआ है तो ये टूट नहीं रहा, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हमें H+ मिलेंगे नहीं। इसका मतलब HCl जो है वो अम्ल नहीं है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा तब ये टूटेगा और तब ये H+ देगा, इसका मतलब तब ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है किसके लिए, पीएच के लिए। अब बस लास्ट टॉपिक आपके पास क्या है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन में महत्व, तो देखें पहले हम बात करते हैं किसकी, पशुओं की, या मान लो पशुओं, या आप बात कर रहे हो जीव जंतुओं की। तो पशु हो या हम बात करें जीव जंतुओं की, ठीक है, हमारी बॉडी जो है एक निश्चित पीएच पे काम करती है, यानी पीएच जो है 7 से 7.8 पे काम करती है। हमारी बॉडी जो है यानी जीव जंतु की जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच पे काम करती है। अगर हमारी बॉडी की पीएच 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में बॉडी के अंदर विकार यानी रोग होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीएच का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए भी और अन्य जितने भी जीव है उनके लिए भी। तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है जब हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच रहता है। आपने पढ़ा होगा जो ब्लड है यानी जो रक्त है, तो रक्त के लिए जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। इसका मतलब है ब्लड में भी अगर पीएच का मान 7.4 से कम या ज्यादा हो जाए तो फिर से बॉडी में रोग होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है जो पीएच है हमारी बॉडी के लिए क्या है, सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हमारी बॉडी कितने पे काम करती है। पीएच में कोई भी चेंज अगर आया तो हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड आपके पास है अम्लीय वर्षा। सेकंड आपके पास क्या है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का मतलब है एसिडिक रेन, यानी जो अम्लीय वर्षा है हम किसको कहते हैं, साल की जो पहली बारिश होती है उसका जो पीएच मान है अगर 5.5 से कम हो जाए, अगर पीएच मान 5.5 या मान लो 5.6 से कम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। यानी ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा कैसी होगी, मान लेते हैं जब अम्लीय वर्षा हुई तो ये नदी के पानी में गई, ये मान लेते हैं नदी का पानी है। अब नदी के पानी में अगर ये वाली वर्षा जाएगी तो इसका मतलब है यहाँ का पीएच चेंज होगा। जब यहाँ का पीएच चेंज होगा तो जलीय जीव यहाँ पर जो भी रहते हैं उनको जीवन जीने में दिक्कतें होंगी। तो अम्लीय वर्षा जो है इन जलीय जंतुओं के लिए यानी जलीय जीव जो आपके पास है उनके लिए मतलब अम्लीय वर्षा जो है वो हानिकारक होती है, जो भी हम बात करें जलीय जीवों के लिए, क्योंकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है।
इसलिए जो है ये वर्षा जो है वो खराब होती है किसके लिए, जलीय जीव जंतु के लिए। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है वो आती है दंतशय के लिए। दंतशय का मतलब क्या है, दंतशय का मतलब दांतों का खराब होना, यानी हमारा जो पीएच है मुंह का, तो मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 होता है, मतलब 5.6 होता है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 या 5.6 होता है, ठीक है। तो मुंह का जो पीएच है अगर वो 5.6 से कम हो जाए तो उस केस में क्या है, दांतों का क्षय का मतलब होता है खराब होना। यानी अगर हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है दांत क्षय होना यानी खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हम जितने भी पार्ट पढ़ रहे हैं सभी पार्ट में जो पीएच है वो सभी के लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीएच में हल्की फुल्की भी जो है दिक्कतें आने पर सारा का सारा पार्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। चौथा अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो जैसे हम बात कर लेते हैं मृदा के लिए यानी भूमि के लिए, तो मृदा की बात करते हैं तो उसका पीएच लगभग जो है वो 7 के निकट होता है, 7 के निकट। यानी अगर हम बात कर रहे हैं भूमि की तो भूमि यानी मृदा की, अगर हम बात कर रहे हैं मिट्टी की तो मिट्टी की जो पीएच होती है वो लगभग 7 के निकट होती है। तो हम बात करते हैं जहां जहां भी मिट्टी पड़ी होती है अलग अलग स्थानों पर, हर जगह की मिट्टी कैसी होती है, अलग अलग होती है, तो उनकी पीएच भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। और उनकी पीएच को पहले माप कर उसके बाद उसमें पौधे या जो भी हम चीज लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगाई जाती है। उसके बाद जो उर्वरक हैं उस हिसाब से उस मिट्टी में डाले जाते हैं। तो ये सारा पार्ट रहा कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पीएच का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे दैनिक जीवन के अंदर, वो हम सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं, चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे दंतशय हो, जीव जंतु की बात चल रही हो, चाहे मृदा की बात चल रही हो। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर अम्ल और क्षारक जो है कंप्लीटली फिनिश कर दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना और समझना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।